नमस्कार। दल गुलामी मुक्त भारत अभियान और सनातन को जन यात्रा के इस संयुक्त यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से संबंधित, जो कि एक समाचार लगा कि इस पर वास्तविकता सामने आनी चाहिए, इसलिए हमने आज इस समाचार को उठाया, यहाँ पर अनुसंधान के लिए उठाया। तो इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो मामले को जिस प्रकार से विवादित बनाया गया, क्या वास्तव में ये विवादित है या इसमें विवाद का जो अधिकारी पर दोषारोपण किया जा रहा है, क्या इसमें कोई सत्यता है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इसमें अधिकारी के व्यवहार को प्रथम दृष्टया दोषी माना है। तो इसी पर अनुसंधान करके संविधान के मूल भाव के अनुसार क्या ऐसा निर्णय दिया जाना उचित है या संविधान के अनुरूप है, सनातन के अनुरूप है या नहीं है, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने जज, ये न्यूज़ 18 का समाचार दिख रहा है आपको ये पोर्टल पे। सबीना खान को कब फोन कर क्या क्या कहा, संस्कार पर सवाल से लेकर ट्रांसफर तक की धमकी। पूरा विवाद ज्योति विद्या मंदिर स्कूल और गोंडा नगर पालिका परिषद के बीच 1997 से चल रहे भूमि विवाद को लेकर है। विवादित जमीन नजूल भूमि से जुड़ी है और सरकारी पक्ष के अनुसार इसका इस्तेमाल सरकारी भवन और अन्य सरकारी मकसद के लिए होना था। स्कूल की ओर से वहां भवन बनाए जाने के बाद मामला अदालत पहुंचा और करीब 3 दशक से लंबित है। आखिर जज ने अपने शिकायती लेटर में दुर्गा जो कमिश्नर हैं उनके लिए क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। देवीपाटन मंडल की मंडलायुक्त सीनियर IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की गोंडा की सिविल जज सीनियर डिवीजन सबीना खान को फोन कर एक लंबित मुकदमे के संबंध में दबाव बनाने का आरोप लगा है। जज की ओर से जिला जज को दिए गए लेटर में फ़ोन कॉल और बातचीत का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है, जिसमें सारी बातें डिटेल में बताई गई। इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि पहली नज़र में बातचीत के लहजे और भाषा में पीठासीन अधिकारी को प्रभावित करने की कोशिश नजर आती है। कोर्ट ने मामले को आपराधिक अवमानना के लिए संबंधित अदालत के सामने रखने का निर्देश दिया है। दरअसल ये मामला गोंडा के ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका परिषद से जुड़े 3 दशक पुराने जमीन केस का है। यह मुकदमा वर्ष 1997 से लंबित है। विवाद देवीपाटन मंडलायुक्त के नाम दर्ज कई नजूल भूमि के टुकड़ों से जुड़ा है। स्कूल की ओर से आरोप लगाया गया था कि सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने पद का इस्तेमाल कर अदालत पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी आधार पर मुकदमे को गोंडा से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। 15 जुलाई को आया फ़ोन बच्चे ने उठाया। जज सबीना खान का शिकायती पत्र कहता है कि 15 जुलाई को उनके मोबाइल फ़ोन पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। उस समय उनका 7 साल का बेटा वीडियो देख रहा था। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ महिला ने पूछा उसकी मम्मी कहाँ है। बच्चे ने बताया कि मम्मी वॉशरूम में है। आरोप के मुताबिक इसके बाद महिला ने बच्चे से उनका नाम और परिवार से जुड़ी खास बातें पूछी। बच्चे ने फ़ोन करने वाली महिला का नाम पूछा तो उन्होंने नाम बताए बिना फ़ोन काट दिया। करीब 1 घंटे के बाद उस दिन दोबारा फ़ोन आया। इस बार जज सबीना खान ने फ़ोन उठाया और सामने वाली महिला से उनका परिचय पूछा। जज के मुताबिक महिला ने खुद को देवीपाटन मंडल की कमिश्नर बताया। पूछा कि कब तक छुट्टी पर रहेंगी। छुट्टी के बाद मुकदमे का जिक्र। शिकायत के अनुसार जज ने
मंडलायुक्त से पूछा कि उनकी छुट्टी की जानकारी क्यों ली जा रही है। इसके जवाब में कथित तौर पर लंबित मुकदमे का जिक्र किया गया। जज ने बातचीत में मुकदमे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और फ़ोन काट दिया। उनके मुताबिक यह असामान्य लगा कि किसी लंबित न्यायिक मामले को लेकर मंडलायुक्त सीधे फ़ोन पर बात कर रही हैं, जबकि सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील मौजूद होते हैं। इसके बाद जज को स्टेनो आस्तोस के नंबर से फ़ोन आने की बात भी पत्र में कही गई है। इसमें कथित तौर पर बताया गया कि कमिश्नर के स्टेनो उनकी छुट्टी और मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। फिर हुई बातचीत, जज ने लगाए गंभीर आरोप। शिकायत पत्र के अनुसार इसके बाद मंडलायुक्त और सिविल जज के बीच फिर बातचीत हुई। जज ने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान उन्हें यह कहा गया कि अच्छा हुआ उन्होंने बात कर ली, वरना उनकी शिकायत हाई कोर्ट में की जाने वाली थी। शिकायत में यह भी आरोप है कि मंडलायुक्त ने उनसे कहा कि उन्हें सीनियर आईएएस अधिकारी से बात करने का तरीका नहीं आता। उनके व्यवहार पर सवाल उठाए। जज के पत्र के मुताबिक बातचीत के दौरान उनकी न्यायिक भूमिका और व्यवहार को लेकर भी टिप्पणी की गई और उनके व्यवहार से लगा कि वो न्यायिक अधिकारी के पद के योग्य नहीं। आपके संस्कार कैसे हैं? शिकायत का सबसे अहम हिस्सा वह है जिसमें जज ने बातचीत के दौरान अपने संस्कारों पर सवाल उठाए जाने का आरोप लगाया। सबीना खान के मुताबिक जब उन्होंने अपनी बात समझाने की कोशिश की तो उन्हें बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। शिकायत में आरोप है कि मंडलायुक्त ने उनसे कहा कि उन्होंने बात करने का मौका नहीं दिया और फ़ोन रिसीव नहीं किया। शिकायत में आरोप है कि मंडलायुक्त ने उनसे कहा कि उन्होंने बात करने का मौका नहीं दिया और फ़ोन रिसीव नहीं किया। इसी दौरान कथित तौर पर उनके संस्कारों का सवाल उठाया गया। जज ने अपने पत्र में लिखा कि इस टिप्पणी से वह आहत हुई, केस हाईकोर्ट ट्रांसफ़र करा लूँगी। शिकायती पत्र में जज ने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान मुकदमे को हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कराने की बात भी कही गई। जज ने अपने पक्ष में यह भी कहा कि अपनी छुट्टी की अवधि या निजी जानकारी किसी अनजान नंबर पर देने के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही उन्होंने किसी लंबित मुकदमे के माध्यम से चर्चा करने से भी इनकार किया। इसके बाद जिला जज को पत्र लिखकर संबंधित मुकदमे को उनकी अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया और ये मुकदमा जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन हाईकोर्ट ने फ़ोन कॉल के आरोपों को नज़रअंदाज करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जज द्वारा बताई गई बातचीत का लहजा और परिभाषा प्रथम दृष्टया इस ओर इशारा करती है कि उन्हें पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रभावित करने का प्रयास किया गया। हाई कोर्ट ने क्या किया? न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने कहा कि किसी पेंडिंग केस में किसी पक्ष की ओर से जज से सीधे फ़ोन पर संपर्क कर दबाव बनाने का प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हाईकोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अदालतों को अपमान और दबाव से सुरक्षित रखना जरूरी है और पीठासीन अधिकारियों को बिना किसी भय के न्यायिक दायित्व निभाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोर्ट ने पहली नज़र में इसे न्याय प्रशासन में बाधा डालने वाला माना और मामले को आपराधिक अवमानना के लिए संबंधित अदालत के सामने रखने की प्रक्रिया शुरू करने का मौका दिया। तो जैसा कि ये वीडियो एक स्कूल और सरकारी अधिकारी के मध्य विवाद को दिखाता है, लेकिन इस पोर्टल पर, इस चैनल पर इसे उठाने का उद्देश्य केवल ये है कि हम इस बात पर अनुसंधान को सामने लाएं कि जज द्वारा जो बातें की जा रही हैं और सरकारी अधिकारी पर जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो सत्य है और क्या न्यायपालिका इसमें निष्पक्ष भूमिका निभा रही है या वो बदले की भावना से कार्य करके सरकारी अधिकारी को दोषी साबित करने पर आमादा है और अपने न्यायिक क्षेत्र से जुड़े सीनियर डिवीज़न के जज को बचाने की ओर अग्रसर है। तो जब हम इसका अनुसंधान करते हैं तो पाते हैं कि निश्चय ही किसी को फ़ोन पर धमकी देने की बात का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सरकारी अधिकारी
किसी ऐसे मामले पर जो कि आम व्यक्तियों से जुड़ा मामला है और अतिक्रमण या भूमि के कब्जे से संबंधित है, जिससे कि कइयों का फ़ायदा और आम नागरिकों के हित में कोई बात है, तो उसके विषय में बिल्कुल जज को भी फ़ोन करके उसकी प्रगति मांग सकता है, पूछ सकता है। या अगर उस मामले कोई मामला लंबे समय से लंबित है, जैसा कि इस मामले में देखने आया कि 30 साल से मुकदमा लंबित है, तो कहीं न कहीं इसमें न्यायपालिका का दोष मालूम पड़ता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक-एक मुकदमे 30-30 साल तक लंबित हैं, तो इसकी जवाबदेही न्यायपालिका को लेनी होगी। न्यायपालिका भी संविधान के अधीन एक व्यवस्था मात्र है। न्यायपालिका अपने आप में संविधान नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। जैसा कि कई मामलों में देखने में आता है, न्यायपालिका स्वयं को संविधान प्रचारित करती है। ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। संविधान में न्यायपालिका का जो स्थान है, वो इसलिए रखा गया कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रहकर आम नागरिकों के हित में निर्णय करे। लेकिन उसे संविधान घोषित नहीं किया गया, बल्कि संविधान के तहत बनाई गई एक व्यवस्था के रूप में सामने रखा गया। इसलिए न्यायपालिका के जज भी संविधान के अधीन उन उपबंधों से बंधे हुए हैं, जिसके अधीन कि वो सेवा में लगे रहते हैं, सेवा काल प्राप्त करते हैं और आम नागरिकों के टैक्स के पैसों से वेतन प्राप्त करते हैं। क्योंकि संविधान की जो मूल शक्ति है, वो आम नागरिकों के हाथ में है। संविधान के मूल भाव को न्यायपालिका भी नहीं बदल सकती है और संविधान का यही मूल भाव सनातन का विचार है, जिसे कि कोई भी कभी नहीं बदल सकता। इसलिए अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी ऐसे लंबित मामले में जो काफ़ी वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है और किसी जज की बेंच में उसकी सुनवाई नहीं होती है, पूर्ण नहीं हो पाती, तो इसकी प्रगति के बारे में बिना संकोच के शालीन भाषा में पूछ सकता है। और न्यायपालिका के जजों का ये कर्तव्य है कि वो उस मामले से संबंधित सभी जानकारियाँ दें, और अगर वो छुट्टी पर हैं तो वो बता सकते हैं कि हम इतने दिन बाद उस मामले की सुनवाई को दोबारा आगे बढ़ाएंगे। इसमें किसी तरह के विवाद की कोई भूमिका नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि संविधान में सभी शक्तियों का केंद्र संविधान का मूल भाव है और इसीलिए इसे किसी भी सरकार से और स्वयं न्यायपालिका से सुरक्षा प्रदान की गई है कि इसमें कोई भी कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। ऐसा प्रावधान इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि संविधान इसी प्रावधान के अंतर्गत सनातन के लिए कार्य करता है और न्याय को संरक्षित करता है। और हम देखते हैं कि सालों तक, वर्षों तक मुकदमे लंबित बने हुए हैं और जिनके मुकदमे लंबित हैं वो इस दुनिया से भी प्रस्थान करते जा रहे हैं, लेकिन उनके मुकदमे हल नहीं होते। कई मामलों में तो सालों तक स्टे ऑर्डर जारी किए जाते रहे हैं और हमारे अनुसंधान में आया कि स्टे ऑर्डर भी अपने आप में अगर लंबे समय तक किसी विषय पर स्टे बना हुआ है तो वो भी अपने आप में एक तरह का अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार है।
और न्यायपालिका को भी ये समझना चाहिए कि संविधान के लिए सभी एक समान हैं। संविधान न केवल सरकारी अधिकारियों के हितों का संरक्षण की बात करता है, न न्यायपालिका के हितों की संरक्षण की बात करता है। संविधान के मूल भाव के संरक्षण की बात करता है, और संविधान का जो मूल भाव है वो इस देश के आम नागरिक है। और आम नागरिक के विरोध में अगर कोई बात जाती हुई दिखती है तो इसका बचाव न्यायपालिका भी नहीं कर सकती। आम नागरिक के विरोध में कोई बात जाते दिखने का मतलब है कि ऐसी बात जिसमें कि आम नागरिकों का उत्पीड़न हो रहा हो, और हम किसी मामले को वर्षों तक लटकाते रहें, 30-40 साल तक अगर हम किसी मामले को लटकाते रहें तो ये आम आदमी का उत्पीड़न ही है, या ऐसे मामलों में संबंधित पक्षकारों का ही उत्पीड़न है। क्योंकि जीवन के एक 10, 20 या 30 साल अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में भटकते हुए अपने बिता देता है तो इसे संविधान के मूल भाव का उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि जीवन की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त अधिकार है, और इसका उल्लंघन अगर कोई भी संस्था या स्वयं न्यायपालिका भी करती है तो वो भी संविधान के अधीन दोषी मानी जाएगी। इसलिए इस विषय को यहाँ पर उठाने का एकमात्र यही उद्देश्य था कि जैसा मान लिया गया है कि न्यायपालिका अपने आप में सर्वोपरि है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान सर्वोपरि है और संविधान का मूल भाव उससे भी ज़्यादा सर्वोपरि है, और इसीलिए इसे कोई भी नहीं बदल सकता। और जहाँ पर बात आम नागरिकों के हित की आएगी या लंबे समय तक किसी मामले को लटकाए रखकर उसमें उत्पीड़न की, संबंधित पक्षकारों के उत्पीड़न की बात आएगी, उसका मामला सामने आएगा, तो निश्चय ही ये सब संविधान विरोधी कदम माने जाएंगे। और कम से कम न्यायपालिका को इतनी जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए कि वो कारण बताए और कम से कम समय में ऐसे मामलों को हल करने की ओर आगे आए, और इसके लिए जो भी ज़रूरी हो उसे करती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि इस देश में जो संविधान है वो आम नागरिकों के हितों के लिए बनाया गया है, न किसी संस्था के हित उसके लिए बाद में आएंगे। आम नागरिक के हित संविधान के लिए सबसे पहले आते हैं। और जब कोई व्यक्ति सालों तक किसी मुकदमे में फंसा हुआ होता है तो निश्चय ही ऐसे मामलों में मोटा भ्रष्टाचार देखने में आता है, और ये संविधान के अधीन बनाई गई व्यवस्था के दोष दिखाने का प्रमाण है। तो इसलिए जहाँ संविधान जवाबदेही की बात करता है, और इस जवाबदेही से न्यायपालिका भी नहीं बच सकती, और ना ही सरकारी संस्थाएं, ना ही संवैधानिक संस्थाएं बच सकती, क्योंकि किसी को भी छूट देना मतलब सनातन के विचार को कमज़ोर करना, जिस पर कि संविधान बनाया गया था। संविधान के हम किसी भी कानून या धारा को अपने समय समय पर बदलते रहे हैं, लेकिन अगर इसका कोई ऐसा भाग है जिसे कि कभी भी नहीं बदला जा सकता, वो है संविधान का मूल भाव। और यही भाग सनातन का विचार है।
सनातन के अधीन कार्य करता है। इसीलिए इसे बदलाव से मुक्त रखा गया है, ताकि कोई भी संविधान किसी भी सरकारी संस्था या संवैधानिक संस्था या स्वयं न्यायपालिका का ही कोई व्यक्ति इतना अधिकार प्राप्त न कर ले कि वो आम नागरिकों के ही उत्पीड़न में शामिल हो जाए। इसीलिए उस समय संविधान बनाने के दौरान हमारे सामने संविधान के मूल भाव को सामने रखा गया और इसमें स्पष्ट ये बताया गया कि कोई भी सरकार, कोई भी जज संविधान के मूल भाव को नहीं बदल सकता। और संविधान का मूल भाव कहता है कि जीवन की स्वतंत्रता और अन्यायपूर्ण वातावरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इसमें समर्थन करेगा वो दोषी माना जाएगा। इस बात से हम संविधान के मूल भाव को समझ सकते हैं। और आज इसी संविधान के मूल भाव की कम समझ के कारण हमारे सामने कई ऐसे मामले दिखाई पड़ते हैं जिसमें कि स्वयं न्यायपालिका उस संविधान के मूल भाव का उल्लंघन करती प्रतीत होती है। इसलिए हमें संविधान के मूल भाव को सर्वोपरि रखना होगा, क्योंकि संविधान का यही मूल भाव सनातन के विचार पर केंद्रित है और सभी के लिए न्यायपूर्ण वातावरण की बात करता है। और हमें इस मामले में ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि हाई कोर्ट द्वारा जिस सरकारी कमिश्नर को दोषी माना जा रहा है, पूर्व में इसी हाई कोर्ट इसी सरकारी अधिकारी ने अवैध मस्जिद निर्माण की दीवार को गिराया था अखिलेश यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में, जबकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार में बनाई जा रही अवैध मस्जिद की दीवार को इसी सरकारी अधिकारी ने जाकर तोड़वाया था। तो क्या वो गैंग एक बार फिर एक्टिवेट हो गया है उत्तर प्रदेश में, जो ऐसे सरकारी अधिकारियों को, जो सनातन के विचार को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहे हैं पूर्व में, उनको टारगेट कर रहा है। और जैसा कि हमने कहा कि इस विषय को उठाने का उद्देश्य यही था कि उन चीज़ों को सामने लाएं जिन चीज़ों को देखा नहीं जा रहा है, या जो चीज़ें छुपी हुई हैं उन्हें सामने लाया जाए। और इस तथ्य को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इस मामले में जो सरकारी अधिकारी पर दोषारोपण किया जा रहा है बिल्कुल संविधान विरुद्ध है और सरकारी अधिकारी के पिछले कार्य को देखते हुए उसके द्वारा तुष्टीकरण में सहायता न करने, मुस्लिम तुष्टीकरण में सहायता न करने के कारण उसे टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे मामलों को हमें देखना होगा और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान और सनातन को जानो यात्रा ऐसे मामलों को लगातार सामने लाता रहेगा, प्रकाश डालता रहेगा, जिन पर की पूरी जानकारी नहीं होती और उस मामले के उस भाग पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है किसी का, जिसे कि हम सामने लाने का प्रयास करेंगे।